घनी अंधेरी रात है। रात के 2:20 हो रहे हैं। बाहर दुनिया सो रही है गहराई से। खामोशी इतनी गहरी है कि आप अपनी दिल की धड़कनें सुन सकते हैं। लेकिन एक इंसान के लिए ये खामोशी सुकून की नहीं है, बेचैनी की है। वो अपनी एक डिजिटल स्क्रीन की ओर देख रहा है, एक ऐसा आईना जो उसके बैंक बैलेंस के जरिए उसके खुद के आत्मसम्मान पर सवाल उठा रहा है। वो बैंक एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश करने के बाद वो देखता है 3,742 रुपये बैलेंस है। ये संख्या सिर्फ करेंसी नहीं है उसके लिए, ये एक प्रमाण है उस संघर्ष का जो वो हर दिन करता है। वो कड़ी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, अनुशासन का पालन भी करता है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में, महीने के अंत में वो वही खड़ा हो जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। वो खुद से एक गहरा सवाल पूछता है, आखिर मेहनत और दौलत के बीच का वो मिसिंग लिंक क्या है जो मुझे दिख नहीं रहा। दुनिया के सबसे सफल साम्राज्यों और परिवारों का अध्ययन करने पर एक बात स्पष्ट हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक स्वतंत्रता कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित इंजीनियरिंग है। 18वीं सदी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी और 20वीं सदी के अमेरिकी व्यावहारिक शोध मतलब बिहेवियरल रिसर्च ने यह सिद्ध किया कि गरीबी और अमीरी का निर्धारण आपके काम के घंटों से नहीं, बल्कि आपके डिसीजन आर्किटेक्चर से होता है। विद्वान एडम स्मिथ से लेकर आधुनिक युग के रणनीतिकारों तक सबने एक अदृश्य संहिता मतलब इनविजिबल कोड की बात की है। ये कोड बताता है कि कैसे कुछ लोग रिसोर्सेस की कमी के बावजूद साम्राज्य खड़े कर लेते हैं, जबकि अन्य प्रचुरता होने के बीच भी या प्रचुरता के बीच भी संघर्ष करते रहते हैं। फिर अगले दिन की सुबह वो रात वाली बेचैनी गायब नहीं हुई थी, बल्कि एक ठोस संकल्प में बदल गई थी। वो एक शांत कैफे में बैठा था, ख्यालों में डूबा हुआ। तभी उसकी नज़र सामने वाले मेज पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति कोई चमक धमक वाले कपड़ों में नहीं था। एक साधारण सफ़ेद कमीज, हाथ में एक पुरानी घड़ी और चेहरे पर एक ऐसी स्थिरता जिसे केवल अनुभव ही दे सकता है। वो कोई किताब पढ़ रहे थे, शायद एडम स्मिथ की या मार्क्स ऑरेलियस की। अचानक उन बुजुर्ग की नज़र नायक से मिली। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ, क्या तुम भी उसी चूहा दौड़ मतलब रैट रेस का नक्शा ढूंढ रहे हो जिसमें हर कोई भाग रहा है? नायक थोड़ा ठिठका, फिर संकोच के साथ बोला, मैं बस यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी मेहनत के बाद भी मेरे हाथ खाली क्यों रहते हैं। तब बुजुर्ग कहता है, इसका जवाब तुम्हारी मेहनत में नहीं है, बल्कि तुम्हारी सिग्नलिंग में छुपा है। क्या तुमने कभी ब्रिटिश क्लास सिस्टम के बारे में पढ़ा है? सदियों पहले वहाँ के समाज को 3 हिस्सों में नहीं, बल्कि 2 मानसिकता में बांटा गया था। वे जो संसाधनों के लिए काम करते थे और वे जो संसाधनों को ओन करते थे। उन्होंने आगे कहा, मैक्सिमम लोग पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वे दुनिया को दिखा सके कि आमिर है। वो महंगे फ़ोन लेते हैं, किस्तों पर गाड़ियाँ और ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। इसे वेबलिन इफेक्ट करते हैं। कहते हैं तुम अमीर दिखने के लिए वो पैसा खर्च कर देते हो जो तुम्हें वास्तव में अमीर बना सकता था। नायक चुपचाप सुन रहा था उनकी बातों को। उसे अपनी अलमारी में रखे वो महंगे जूते याद आए जिसने उसे पिछले महीने स्टेटस के लिए खरीदे थे, जबकि उसका बैंक बैलेंस चिल्ला रहा था। तब बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, दौलत का पहला नियम ब्रिटिश अभिजात वर्ग मतलब अरिस्टोक्रेसी से सीखो। असली ताकत अदृश्य होती है। जब तुम अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दिखावा में लगा देते हो तो तुम दरअसल दूसरों के लिए बिजनेस को आमिर बना रहे होते हो, दूसरे के बिजनेस के, और खुद को एक नए कर्ज के जाल में फंसा रहे होते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आमदनी नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा स्टेटस आर्किटेक्चर है। नायक को लगा कि जैसे किसी ने उसके दिमाग की खिड़की खोल दी। उसे ये एहसास हुआ कि उसने अब तक केवल पैसे को देखा था, लेकिन उस पैसे के पीछे के तर्क को कभी समझा ही नहीं है। बुजुर्ग ने अपनी
कॉफ़ी का घूंट लिया और धीरे से कहा, दौलत कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीत कर अलमारी में सजाया जाए। ये एक जीवित प्रणाली है, ये सिस्टम है। अगर तुम उसे फीड नहीं करोगे तो ये तुम्हें खा जाएगी। क्या तुम सच में तैयार हो उस सिस्टम को समझने के लिए, या फिर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो जो केवल महीनों की पहली तारीख का इंतज़ार करते? नायक की डायरी का पन्ना अभी भी खाली था, लेकिन उसके मन के शब्दों का तूफान उठ चुका था और वो रेडी हो चुका था पूरा सुनने के लिए कि वो बुजुर्ग आदमी उसको क्या कहने वाला है। वो दोनों कैफे में तो बैठे ही थे। बाहर का मौसम बदल रहा था और अंदर नायक की सोच की परतें खुल रही थी। बुजुर्ग की बातों ने उसके मन में एक गहरी उथल पुथल मचा दी थी। उसने एक गहरी सांस ली और पूछा, सर, अगर स्टेटस ट्रैप है और सिग्नलिंग इतनी खतरनाक है तो हमें स्कूल या कॉलेजों में इसके बारे में आगाह क्यों नहीं किया जाता या क्यों नहीं किया गया? हमें तो बस डिग्री और नौकरी के पीछे भागना सिखा लिया। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, यहीं पर सबसे बड़ा शिफ्ट आता है। ध्यान से समझना, हमारा आधुनिक शिक्षा तंत्र, चाहे वो भारत का हो या पश्चिम का, उसका ब्लूप्रिंट 19वीं सदी के ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थ्योरी पर आधारित है। उस समय के साम्राज्यों को क्रिएटर्स या इनोवेटर्स की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें चाहिए थे ओबीडिएंट वर्कर्स, मतलब आज्ञाकारी कर्मचारी। तो तुम्हें वो सिखाया गया जो तुम्हें एक अच्छा पुर्जा बना सके, न कि वो जो तुम्हें मशीन का मालिक बना सके। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका के स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के कई रिसर्च पेपर्स ये साबित करते हैं कि जिसे हम एकेडमिक इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका फाइनेंशियल सक्सेस से कोई सीधा संबंध है ही नहीं है। तुम गणित में अव्वल हो सकते हो, नंबर 1 हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कंपाउंडिंग और असेट अलोकेशन का व्यवहारिक नॉलेज नहीं है तो तुम्हारी सारी डिग्रियां फेल है। तुम्हारी सारी डिग्रियां सिर्फ एक सिक्योर नौकरी दिलाने तक सीमित रह जाएगी। इस पर नायक को अपनी सालों की पढ़ाई पर एक नए नज़रिए से देखने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने जटिल कैलकुलस के सवाल को हल किए थे, लेकिन उसे कभी ये नहीं बताया गया कि टैक्स कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, उसकी बचत को कैसे कम करता है, धीरे धीरे दिमाग की तरह खाता है। कभी उसको समझ में नहीं आया था। बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, असली शिफ्ट तब होता है जब तुम ये समझते हो कि पैसा मेहनत से नहीं आता बल्कि वैल्यू से बनता है, वैल्यू से जनरेट होता है। एक मजदूर 12 घंटे मेहनत करता है, लेकिन एक सिस्टम डिज़ाइनर 12 मिनट में उससे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने अपना समय बेचने के बजाय एक एसेट बनाने पर ध्यान दिया। अमेरिकी रिसर्चर थॉमस जे स्टैनली ने अपनी किताब द मिलेनरी नेक्स्ट डोर में एक चौंकाने वाला डेटा दिया है। अक्सर असली आमिर वे नहीं है जो बड़ी महंगी कारों में घूमते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अंडर द रडार रहते हैं और अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा चुपचाप ऐसी जगहों पर निवेश करते हैं जहां पैसा उनके लिए काम। तो नायक ने मेज पर बने उस पिरामिड को देखा। उसे समझ आया कि वो अब तक पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में था, जहां लोग केवल अपने समय का सौदा करते हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, जब तुम अपनी इनकम को सर्वाइवल की नज़र से देखोगे, तुम कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे। तुम्हें अपनी इनकम को सीड मनी की तरह देखना होगा। हर एक रुपया जो तुम कमाते हो वो तेरे लिए सर्वेंट रहना चाहिए। अगर तुम उसे खर्च कर देते हो तो तुम अपनी सर्वेंट को या कर्मचारियों को मार दिया, लेकिन अगर तुम उसे निवेश करते हो तो वो अपने जैसे और कर्मचारी पैदा कर सकता है, जनरेट कर सकता है। दोनों की बातें काफ़ी लंबी हो रही थी, आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, नायक के मन में अंधेरे भी छट रहे थे, लेकिन एक चुभता हुआ सवाल अभी भी उसके मन में बाकी था। उसने बुजुर्ग की आंखों में आंखें डालकर पूछा, सर, अगर ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है और दुनिया के सफल लोग इसे सदियों से जानते हैं, तो इसे आम आदमी की पहुंच से क्यों दूर रखा गया?
इस पर बुजुर्ग आदमी धीरे से मुस्कुराया। वे अपनी जेब से एक सिक्का निकालते हैं और उसे मेज पर घुमाते हैं और आंसर देते हुए कहा कि इसे साजिश कहना थोड़ा नाटकीय होगा, लेकिन इसे सिस्टम का स्वभाव या नेचर ऑफ द सिस्टम कहना ज़्यादा सही है। देखो, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंज्यूमर्स की ज़रूरत होती है, यूज़र्स की ज़रूरत होती है, उपभोक्ता की ज़रूरत होती है। अगर हर कोई वेल्थ क्रिएटर बन जाएगा तो उन बड़े ब्रांड्स के जूते कौन खरीदेगा, कपड़े कौन खरीदेगा, गाड़ियाँ कौन खरीदेगा, उन कर्ज देने वाले बैंकों आपका को लोन अप्रूव हो मुनाफा गया कैसे है, ये होगा। लीजिए। इतिहास में विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान सूचना को मतलब इंफॉर्मेशन को दीवारों के पीछे रखा जाता था। केवल इलाइट क्लास मतलब कुलीन वर्ग को ये सिखाया जाता कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। आम जनता को केवल स्किल्स सिखाए जाते थे ताकि वो मशीन के पुर्जे बना सके और मशीन के पुर्जों तक ही उनका नॉलेज सीमित रहे। लेकिन आज का दौर अलग है। उन्होंने मेज पर रखे नायक के स्मार्टफोन की तरह इशारा किया। आज हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड में जी रहे, इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में है। समस्या ये नहीं है कि ज्ञान उपलब्ध नहीं है, समस्या ये है कि शोर के बीच दबा हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर 15 सेकंड की रील देख रहे हैं, जबकि उन्हें 90 मिनट का गहरा शोध या डीप रिसर्च करनी चाहिए। आज की दुनिया में क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी मुद्रा है, करेंसी है। अगर तुम सही सवाल पूछना जानते हो तो दुनिया का सारा नॉलेज तुम्हारी उंगलियों पर है। तो नायक को एहसास हुआ कि उसकी असली समस्या रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, बल्कि सही दिशा में जिज्ञासा का अभाव था। अब वो अब तक वही देख रहा था जो उसे दिखाया जा रहा था, न कि वो जो वास्तव में देखने लायक था। इस पर बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, याद रखो, अमेरिकन रिसर्चर जिम रॉन ने कहा था, फॉर्मल एजुकेशन आपको लिविंग देगी, लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपको भाग्य या मतलब फॉर्चून देगी। अमीर लोग अपने बच्चों को डिनर टेबल पर सिखाते हैं, वो किसी एमबीए की किताब में नहीं मिलता। वे उन्हें रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाते हैं और नेटवर्किंग के गुर सिखाते हैं। तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये जिज्ञासा तब तक अधूरी है जब तक इसे अनुशासन का साथ न मिले। बुजुर्ग उसको बोलता है, क्या तुम उस जानकारी को मतलब उस ज्ञान को सीखना चाहोगे? क्या तुम उस जानकारी को ज्ञान में और उस ज्ञान को आदतों में बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगला कदम सिद्धांतों का नहीं है, बल्कि उन आदतों का है जो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल संरचना, आर्थिक संरचना को फिर से डिज़ाइन करेगी। नायक ने अपनी डायरी का पन्ना खोला और ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, द न्यू ब्लूप्रिंट। उसे समझ में आ गया था कि मेंटर मिल चुके हैं, अभी उसको सुनना है, अभी वो जो बोलेंगे वो फॉलो करने के लिए तैयार हो चुका है। अब बारी थी खुद को बदलने की। नायक को उस शाम एक बात समझ में आ चुकी थी, सिर्फ ये जान लेना कि सिस्टम कैसे काम करता है काफ़ी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब वो ज्ञान आपके चरित्र का हिस्सा बन जाए। बुजुर्ग ने मेज से उठते हुए एक आखिरी बात कही थी, सिद्धांत तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आदतें तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल परिवारों, ब्रिटिश रणनीतिकारों और अमेरिकी वेल्थ रिसर्च के डेटा को अगर हम एक जगह समेटें तो कुछ ऐसी बुनियादी आदतें मिलती है जो किसी भी इंसान की आर्थिक तकदीर बदल सकती है। तो ये कोई साधारण टिप्स नहीं है, ये मानसिक, व्यावहारिक और ऐसे प्रोटोकॉल है जिन्हें सदियों से वेल्थ आर्किटेक्ट्स ने अपनी ढाल बनाया। मैं यहाँ पे 11 आदतें कवर कर रहा हूँ, 11 हैबिट्स कवर कर रहा हूँ। याद रखिए, शॉर्टकट नहीं है, ये एक धीमी लेकिन अचूक प्रक्रिया है।
तो इस कहानी में बुजुर्ग उसको 11 आदतें बता देता है, 11 हैबिट्स बता देता है और ये बोलता है कि ये आदतें, ये हैबिट्स अगर किसी ने अपने जीवन में अपनाया, अमल में लाया, तो उसको आमिर होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आमिरी सीधी नहीं आती, आमिरी आती है आदतों के कारण। तो कहानी काफ़ी रोचक होने वाली है। एक विद्यार्थी की तरह वो सुनता गया, लिखता गया, विद्यार्थी की तरह वो अच्छा, मतलब स्टूडेंट की तरह वो हर उस बात को, हर उस वर्ड्स को नोट करता गया, जिसके कारण उसके जीवन में आमिरी या सेठ बनने वाली थी, आमिरी उसको मिलने वाले थे। तो बने रहिए, वीडियो को कवर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो काफ़ी अच्छा है, हेडफोन यूज़ कर लीजिए, आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है, ऐसा पोटेंशियल इस वीडियो में है। आदतें हैं, मुश्किल से मिलती है आपको ऐसी आदतें, तो आपको ये नोट करना चाहिए साथ साथ। नंबर 1 है पे योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन की आदत है ये। कैफे में बुजुर्ग ने डायरी के पहले पन्ने पर आप बड़े अक्षरों में लिखा, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। नायक ने इसे पढ़ा और थोड़ा उलझन में आया। सर, मैं अपने हर महीने खुद को ही भुगतान करता हूँ। मैं पैसे कमाता हूँ, बिल भरता हूँ, राशन लाता हूँ और जो बचता है उसे अपनी खुशियों पर खर्च करता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने अपनी बात को गहराई से समझाना शुरू किया। ये वो जगह है जहाँ 95% लोग गलती करते हैं। तुम खुद को पे नहीं कर रहे हो, तुम मकान मालिक को पे कर रहे हो, बिजली विभाग को पे कर रहे हो, मॉल्स को पे कर रहे हो, जहाँ जूते लिया उस ओनर को पे कर रहे हो, कपड़े दुकानदार को पे कर रहे हो। मतलब तुम दुनिया के लिए काम कर रहे हो, खुद के लिए नहीं। हर बार तेरी सैलरी जो आती है, हर बार जो सैलरी आती है, ईएमआई में जाती है, रेंट में जाती है, बिल्स पर जाती है, हाथों में तेरे कुछ ही बचता होगा, कुछ बचता ही नहीं होगा। तो इसका जो मनोवैज्ञानिक आधार है, ऐतिहासिक आधार है, ये सिद्धांत कोई आधुनिक खोज नहीं है। इसका जिक्र 1920 के दशक की मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से मिलता है और ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी, अभिजात वर्ग ने इसे सदियों तक अपनाया। उसका नियम सरल था, आपकी इनकम का एक हिस्सा पवित्र है, वो हिस्सा किसी और का नहीं है, वो आपके भविष्य के स्वरूप, मतलब फ्यूचर सेल्फ का है। अमेरिकन बिहेवियरल रिसर्च के अनुसार जब हम पैसे को बचत के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे छोड़ी हुई खुशी मानता है, जिससे हमें तनाव होता है। लेकिन जब हम इसे खुद को भुगतान या पेइंग योर सेल्फ कहते हैं तो ये एक उपलब्धि या अचीवमेंट बन जाती है। इस पर नंबर 2 की बात है 10% स्वर्णिम नियम। सिद्धांत ये है कि जैसे ही आपकी इनकम आपके हाथ में आ जाए, उसका कम से कम 10 से लेकर 20% का हिस्सा तुरंत ऐसे खाते में चला जाना चाहिए जिससे आप छू नहीं सकते। ये बिलों के भुगतान से पहले होना चाहिए। नायक ने तर्क दिया, लेकिन सर मेरी सैलरी पहले से कम है, अगर मैं 10% निकाल लूँ तो मेरा महीना कैसे चलेगा। बुजुर्ग ने एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया। सोचो कि कल सरकार एक नया टैक्स लगा दे जो तुम्हारी इनकम का 10% हो, क्या तुम जीना छोड़ दोगे? ऐसा नहीं होगा। तुम अपने खर्चों को मैनेज करोगे, अपनी ज़रूरतों को सिकोड़ोगे, लेकिन तुम जीवित ज़रूर रहोगे। पे योर सेल्फ फर्स्ट इसी अनिवार्य टैक्स की तरह है जो तुम खुद पर लगाते हो अपनी आज़ादी के लिए। नंबर 3 है अनुशासन का विज्ञान, द साइंस ऑफ फ्रिक्शन। खुद को भुगतान करना केवल इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये सिस्टम का खेल है। इंसान का दिमाग आलसी और लालची होता है, अगर पैसे सामने दिखेगा तो वो खर्च होगा, इसलिए सफल लोग उसे ऑटोमेट करते हैं। ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम में स्टैंडिंग ऑर्डर्स और भारत में एनएसीएच मैंडेट जैसे उपकरण इसी काम के लिए बने हैं। जैसे ही पैसा अकाउंट में आ जाए तो उसे आपकी आंखों से ओझल हो जाना चाहिए। इसे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का सिद्धांत कहते हैं। नंबर 4 है इस आदत का जादुई परिणाम। जब आप खुद को पहले भुगतान करते हो तो 2 चीज़ें हो जाती है। उसमें आता है पहला, क्रिएटिविटी का उदय।
जब आपके पास महीने के अंत में कम पैसे बचते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में आ जाता है। आप सोचने लगते हैं कि कैसे खर्च कम किया जाए या कैसे अतिरिक्त इनकम की जाए। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। जब आप देखते हैं कि आपका सेल्फ 1920 फंड तक बढ़ रहा है साम्राज्य तो ने दुनिया आपके के अंदर एक एक चौथाई हिस्से को कवर कर लिया मानसिक था। व्यापार और सुरक्षा की संसाधनों के भावना इस आ विशाल जाती नेटवर्क है। ने ये उनकी सुरक्षा अभूतपूर्व आपको वृद्धि को बड़े बढ़ावा दिया। निर्णय ये देखो, इस लेने तिमाही में और रिस्क पुनर्भुगतान लेने में की रिमार्केबल हिम्मत वृद्धि देती हुई है। है। हाँ, तो हमारी दोस्तों, नई बुजुर्ग रणनीति काम ने कर रही है। अगर अपनी हम इस सेगमेंट बात को देखें खत्म तो करते जोखिम हुए काफी कम कहा हो कि गया है। याद रखना, तुम्हारी दौलत इस बात से तय नहीं कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम कितना रखते हो। जो इंसान खुद को पेमेंट नहीं करता, खुद को भुगतान नहीं कर सकता, वो कभी दूसरे पर राज नहीं कर सकता। नायक ने अपनी डायरी में संकल्प लिखा, कल से मेरा पहला चेक मेरे नाम पे होगा। तो ये जो संकल्प होता है, ये आपने भी लेना है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब इस पॉइंट से आपने ये सीखना है कि खुद को पे करना। जो आपकी अर्निंग होती है, जो पैसा आपके पास आता है, उसका 10 या 20% तक खुद के ऊपर खर्च करना। नंबर 2 आदत है, हैबिट है, फोकस ऑन एसेट्स। संपत्ति पर ध्यान देना। अब कैफे में बुजुर्ग ने अपनी डायरी में 2 शब्द लिखे, एसेट और लायबिलिटी। उन्होंने नायक की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी नौकरी कल चली जाए, तुम्हारे पास मौजूद कौन सी चीज़ तुम्हें अगले 6 महीने तक खाना खिलाएगी? नायक ने कुछ देर सोचा और कहा, शायद मेरी कार या मेरा महंगा फ़ोन, मैं उन्हें बेच सकता हूँ। बुजुर्ग हंसे और बोले, यही तो जाल है। जिसे तुम अपनी संपत्ति समझ रहे हो, वो दरअसल तुम्हारी जेब से पैसे निकाल रही है। कार की ईएमआई है, उसका पेट्रोल, उसका मेंटेनेंस, ये सब लाइबिलिटीज़ है। असली एसेट वो है जो तुम्हारे जेब में पैसा डालता है, चाहे तुम सो रहे हो या जग रहे हो। ब्रिटिश मर्केटिलिज्म और एसेट का इतिहास में जाके झाके दोस्तों, तो ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का राज उनके मर्केटिलिज्म सिद्धांतों में था। वो केवल उपभोग मतलब कंजम्पशन नहीं करते थे, वे बंदरगाहों, जहाज़ों और व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करते थे। ये उनके एसेट थे। उन्होंने समझा कि जो व्यक्ति केवल चीज़ें खरीदता है वो गरीब रहता है, लेकिन जो व्यक्ति इनकम के स्रोत खरीदता है वो साम्राज्य खड़ा करता है। अमेरिकन वेल्थ रिसर्च, द रिच डैड माइंडसेट। 20वीं सदी के अंत में अमेरिकी वित्तीय शोधकर्ताओं ने ये स्पष्ट किया कि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के बीच मुख्य अंतर उनकी बैलेंस शीट में होता है। मध्यम वर्ग अपनी इनकम से लायबिलिटी खरीदता है, जैसे कि शौक के लिए बड़ा घर या कर्ज पर छुट्टियाँ, जबकि अमीर वर्ग अपनी आय से एसेट्स खरीदता है, जैसे कि स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या बिजनेस। अब एसेट के आधुनिक प्रकार क्या है? आज के डिजिटल युग में एसेट्स का स्वरूप बदल गया है, जिसे हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स। ये वो पैसा है जो कंपाउंडिंग शक्ति के समय साथ बढ़ता है। फिजिकल एसेट्स मतलब भौतिक संपत्ति, रियल एस्टेट या सोना, ये वो संपत्ति है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है और जो आपको रेंटल इनकम देती है। डिजिटल एसेट, ये 2026 की सबसे बड़ी क्रांति हो रही है। एक यूट्यूब चैनल, एक ऑनलाइन कोर्स या एक ई बुक वो एसेट है जिसे आपने एक बार बनाया, लेकिन वो आपको जीवन भर रॉयल्टी दे सकता है। नंबर 4 है द लायबिलिटी ट्रैप, दिखावे का जाल। नायक ने महत्वपूर्ण सवाल पूछा, लेकिन सर क्या मुझे कभी अच्छी कार या बड़ा घर नहीं खरीदना चाहिए? बुजुर्ग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जरूर खरीदो, लेकिन पहले अपने एसेट्स को इतना बड़ा बनाओ कि उनकी कमाई से तुम्हारी कार की ईएमआई निकले। जब तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे शौक का खर्च उठाती है तो अब तुम वास्तव में फ्री हो जाते हो, स्वतंत्र हो जाते हो। अगर तुम्हारी मेहनत की कमाई सीधे शोरूम में जा रही है तो तुम केवल भरोसेमंद कंज्यूमर हो, ट्रस्टेड कस्टमर कंज्यूमर हो बनकर रह जाओगे। इम्प्लीमेंटेशन, इस आदत को अपनाने के लिए आपको अपनी नेटवर्थ का ट्रैक रखना होगा। हर महीने खुद से पूछे, इस महीने
मैंने ऐसी कौन सी चीज़ खरीदी जो अगले महीने मेरी जेब में 1 रुपया भी वापस डालेगी? यदि जवाब कुछ नहीं है तो समझ लीजिए आप गरीबी के चक्र में फंसे हैं। नायक ने अपनी डायरी में एक गहरा सत्य लिखा, गरीब लोग खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचाते हैं। अमीर लोग निवेश करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। उसे समझ में आ गया था कि उसकी अगली खरीद कोई नया फोन नहीं है बल्कि एक नया असेट शहर की होगा। जीवन रेखा है। हैबिट पर इस नंबर धारा को 3, नियंत्रित कौन कंटिन्यूअस करता है? फाइनेंशियल लर्निंग। गियर और भाप कैफे से में लेकर बुजुर्ग ने अपनी आर्टिफिशियल खाली इंटेलिजेंस तक कॉफी की प्याली काम की ओर करने इशारा का करते तरीका हुए बदल कहा, गया है। अगर इस प्याली में छेद हो तो तुम इसमें कितना भी पानी डालो ये कभी भी नहीं भरेगी। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा दिमाग फाइनेंशियल एजुकेशन से खाली है तो तुम कितना भी कमा लो तुम हमेशा तंगहाली में रहोगे। नायक ने थोड़ा असहज होकर कहा, लेकिन सर मैंने बेसिक फाइनेंस सीखा है, मुझे पता है कि सेविंग क्या होती है। बुजुर्ग मुस्कुराए, सेविंग जानना सिर्फ अक्षर पहचानना है, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब पूरी किताब को पढ़ना और समझना है। इस पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, ब्रिटिश रणनीतिकारों की इंफॉर्मेशनल एडवांटेज। इतिहास को पन्नों में ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम के उदय को देखो तो उन्होंने केवल व्यापार नहीं किया, उन्होंने सूचना का तंत्र विकसित किया। वो जानते थे कि युद्ध से पहले अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी। उन्होंने सीखा कि कैसे क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट को हथियार बनाया जा सकता है। उनके लिए सीखना केवल शौक नहीं बल्कि साम्राज्य को बचाए रखने की अनिवार्य शर्त थी। वे जानते थे कि जो व्यक्ति बदलती हुई अर्थव्यवस्था को नहीं पढ़ पाता वो इतिहास बन जाता है। नंबर 2 की बात है अमेरिकन डेटा, द लर्निंग गैप। अमेरिकी लेबर स्टेटिस्टिक के शोध के अनुसार एक औसत करोड़पति साल में कम से कम 50 किताबें पढ़ता है, जबकि एक आम आदमी मुश्किल से एक। यहाँ बात सिर्फ किताबों की नहीं है बल्कि अपडेट रहने की है। 2026 की डिजिटल अर्थव्यवस्था में, अभी 2027 आएगा, उसकी अर्थव्यवस्था में ज्ञान की एक्सपायरी बहुत कम हो गई। अगर आप आज ये नहीं जानते कि ब्लॉकचेन क्या है या बेस इन्वेस्टमेंट क्या है या टैक्स कानूनों में बदलाव कैसे काम करते हैं तो आप अनपढ़ की श्रेणी में आता है। तो आपको ब्लॉकचेन क्या है या रिलेटेड निवेश कैसे करना है ये सब पता होना चाहिए। वित्तीय शिक्षा के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। बुजुर्ग ने नायक की डायरी में 3 शब्द लिखे, टैक्स लिटरेसी मतलब कर साक्षरता। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं है कि वो ज़्यादा कमाते हैं बल्कि इसलिए है कि वे जानते हैं कि कानूनी रूप से कम टैक्स कैसे देना है। टैक्स की दुनिया का सबसे बड़ा खर्च है और शिक्षा ही इससे कम करने का एकमात्र रास्ता है। रिस्क इवैल्यूएशन, जोखिम का मूल्यांकन। बिना सीखे निवेश करना जुआ है लेकिन सीख कर रिस्क लेना बिजनेस है। आपको समझना होगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इकोनॉमिक साइकिल, आर्थिक चक्र, दुनिया हमेशा एक जैसे नहीं रहती। मंदी आती है, बूम आता है, मतलब तेजी आती है, वो चक्र होते हैं। एजुकेटेड व्यक्ति मंदी से डरता नहीं है बल्कि उसे सेल की तरह देखता है जहां असेट सस्ती मिल जाती है। नंबर 4 है जिज्ञासा को निवेश में बदलना। नायक ने पूछा, सर मैं शुरुआत कहाँ से करूं? इंटरनेट पर तो जानकारी का समंदर है। बुजुर्ग ने सलाह दी, हर दिन कम से कम 30 मिनट केवल पैसे के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी और मार्केट के व्यवहार को समझने में लगाओ। पॉडकास्ट सुनो, लेख पढ़ो और उन लोगों का अध्ययन करो जो पहले से ही वहाँ पहुँच चुके जहाँ तुम जाना चाहते हो। याद रखना, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना अधिक आप सीखोगे उतना अधिक आप कमा पाओगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, एक गणितीय सत्य है। नंबर 5, इम्प्लीमेंटेशन। अपने फ़ोन में एक लर्निंग फोल्डर बनाए, केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है बल्कि इन्फोटेनमेंट के लिए। समय निकाले, अपनी इनकम का 3% हिस्सा हमेशा अपनी शिक्षा और वर्कशॉप में खर्च करे। ये वो निवेश है जिसका रिटर्न दुनिया का कोई भी बैंक नहीं दे सकता। नायक ने अपनी डायरी में गहरे अक्षरों में लिखा,
मेरा दिमाग ही मेरा सबसे बड़ा असेट है और इसकी मरम्मत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। उसे अब समझ में आ गया था कि क्यों बुजुर्ग के पास सिंपल कपड़े थे लेकिन उनकी बातें असाधारण थी। हैबिट नंबर 4, सिस्टम एंड प्लानिंग। दोस्तों, कैफे की मेज पर बुजुर्ग ने एक खाली नैपकिन उठाया और उस पर एक सीधा रास्ता और एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया। उन्होंने पूछा, अगर तुम्हें इस शहर के दूसरे छोर पर जाना हो तो तुम्हारे पास कोई मैप न हो तो क्या होगा? नायक ने उत्तर दिया, शायद मैं पहुंच तो जाऊं लेकिन भटकते भटकते जाऊं, भटकने के बाद और बहुत सारा समय और पेट्रोल बर्बाद करके। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, ठीक यही तुम अपनी फाइनेंशियल जिंदगी के साथ कर रहे हो। तुम बस चल रहे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई सटीक सिस्टम नहीं है। तुम अपनी प्रगति को भाग्य पर, लक पर छोड़ रहे हो, जबकि अमीर लोग डेटा पर चलते हैं। इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य की सफलता एक बड़ा राज उनका सिस्टम था। उन्होंने पूरी दुनिया पर राज इसलिए नहीं किया कि उनके पास सबसे ज़्यादा सैनिक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास सबसे बेहतरीन लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग थी। वो जानते थे कि किस बंदरगाह पर कितना सामान है और अगले 10 साल की ज़रूरतें क्या होगी। उन्होंने सिखाया कि जब चीज़ें कागज़ों पर स्पष्ट होती है तभी वे मेहनत हकीकत में बन जाती है। उसके बाद है अमेरिकन रिसर्च द प्रोग्रेस लूप। अमेरिकी मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा था, जिसे आप नाप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते। व्हाट गेट्स मेजर गेट्स मैनेज। आधुनिक बिहेवियर रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने खर्चों और लक्ष्यों को डॉक्यूमेंट करते हैं उनके सफल होने की संभावना उन लोगों से 42% ज़्यादा है जो सब कुछ अपने दिमाग में रखते हैं। हमारा दिमाग विचार बनाने के लिए है, उन्हें स्टोर करने के लिए नहीं है। सिस्टम के 3 अनिवार्य हिस्सा है। बुजुर्ग ने नायक की डायरी में सिस्टम के 3 स्तंभ लिखे। पहला था बजटिंग करना। बजट का मतलब अपनी आज़ादी को रोकना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को ये बताना कि उन्हें कहाँ जाना है, बजाय इसके कि आप बाद में पूछे कि वो कहाँ चले गए। 50-30-20 का नियम बेहतरीन सिस्टम है ऐसी समय पे। गोल सेटिंग करना। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगले 1 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए तुम्हें कितना नेटवर्थ चाहिए। जब मंजिल साफ होती है तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। ऑटोमेशन। अनुशासन एक सीमित संसाधन है, इसलिए अपने निवेश, बिल भुगतान और बचत को ऑटो पायलट पर डाल दो। सिस्टम को तुम्हारे लिए काम करने दो ताकि तुम अपनी ऊर्जा नए एसेट्स बनाने में लगा सको। नंबर 4 है रैंडम प्रोग्रेस का अंत। नायक ने महसूस किया उसकी अब तक की आर्थिक प्रगति रैंडम थी। किसी महीने बचत हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो ठीक है। उसने पूछा, सर क्या मैं प्लानिंग करने से जीवन नीरस हो जाता है या जीवन बोरिंग नहीं हो जाएगा? बुजुर्ग ने गहराई से कहा, निरस्ता का विकल्प तनाव है। जब तुम्हारे पास सिस्टम होता है तो तुम रात को चैन से सो सकते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मशीनरी सही दिशा में चल रही है? स्पष्टता ही असली शक्ति है। क्लैरिटी इज पावर। इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों, आज ही फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाए, चाहे वो एक सिंपल डायरी हो या एक्सेल सीट। अपनी कुल असेट और कुल देनदारी की सूची बनाए। कितना असेट है, कितनी लायबिलिटी है। अपने हर महीने के खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन का उपयोग करें। जब आप अपने पैसों को देखने लगोगे तब आप उन्हें कंट्रोल करना शुरू करेंगे। नायक ने अपनी डायरी में फिर एक हेडलाइन लिख डाली, मैं अब अपनी दौलत को संयोग पर नहीं बल्कि सिस्टम पर छोड़ूंगा। उसे समझ में आ गया था कि अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं है कि वे बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास बेहतर सिस्टम है। हैबिट नंबर 5, कंट्रोल लाइफस्टाइल, मतलब नियंत्रित जीवन शैली। कैफे के बाहर एक महंगी स्पोर्ट कार
तेज आवाज के साथ गुजरी। नायक ने उसे बड़े चाव से देखा, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि उस कार को चलाने वाले और उस कार को बनाने वाले के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? नायक चुप रहा। बुजुर्ग ने कहा, उस कार को चलाने वाला शायद अपनी चाहतों का गुलाम है, जबकि उसे बनाने वाला अपनी ज़रूरतों का मालिक है। तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम इस बात से तय नहीं होती कि तुम कितना खर्च कर सकते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम कितना खर्च नहीं करने का साहस रखते हो। ब्रिटिश स्टोइक प्रभाव और फ्रूगलिटी। इतिहास में ब्रिटिश उच्च वर्ग और सफल व्यापारियों के बीच स्टोइक दर्शन का गहरा प्रभाव था। वे मानते थे कि सादगी ही असली विलासिता है। वे अपनी संपत्ति का प्रदर्शन महलों से नहीं, बल्कि अपनी जमीन और अपने निवेशों की ताकत से करते थे। उन्होंने सिखाया कि कंजूसी और फ्रूगलिटी मतलब मित व्ययता में अंतर है। कंजूस पैसे खर्च करने से डरता है, जबकि मितव्ययी व्यक्ति पैसे को केवल वहाँ खर्च करता है जहाँ उसका कोई वैल्यू हो, मूल्य हो। अमेरिकन रिसर्च द मार्शमेलो टेस्ट और वेल्थ। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रसिद्ध मार्शमेलो टेस्ट ये साबित करता है कि जो बच्चे अपनी तात्कालिक संतुष्टि मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रोक सकते हैं, वे बड़े होकर अधिक सफल और अमीर बनते हैं। अमेरिकी वित्तीय शोधकर्ता बताते हैं कि लाइफस्टाइल क्रीप यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च बढ़ा लेना अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है, अड़ंगा है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये से लेके लाख रुपए की हो गई है, तो आपने तुरंत नया आईफोन और बड़ी कार खरीद ली, तो आप पहले से भी ज़्यादा गरीब हो जाओगे, क्योंकि अब आप रख रखाव को बोझ दुगना हो चुका है। जरूरत और चाहतों का जादुई सूत्र। बुजुर्ग ने नायक को एक सरल लेकिन अचूक तकनीक सिखाई, 30 दिन का नियम। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ खरीदने का मन करे जो ज़रूरत नहीं है बल्कि चाहत है, जैसे महंगा गैजेट्स या घड़ी, तो उसे खरीदने से पहले 30 दिन रुक जाओ। अगर 30 दिन के बाद तुम्हें लगे कि वो अनिवार्य है, तभी उसे लो। अक्सर 30 दिन में वो चाहत दम तोड़ देती है। यूनिट ऑफ लेबर मतलब श्रम की इकाई। किसी भी चीज़ की कीमत रुपयों में नहीं बल्कि अपने जीवन के घंटों में नापो। अगर एक फ़ोन की कीमत 80,000 है तो तुम महीने में 40,000 कमाते हो, तो तुम खुद से पूछो, क्या ये फ़ोन मेरी ज़िंदगी के 2 अनमोल महीने के बराबर है? आपको आंसर वही का वही मिल जाएगा। नंबर 4 है दिखावे की कीमत। नायक ने महसूस किया कि उसके आधे खर्चे उन लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए थे जिन्हें वो पसंद भी नहीं करता था। बुजुर्ग ने कड़वा सच बोलते हुए कहा, जब तुम कर्ज लेकर अपनी जीवन शैली अपग्रेड करते हो, तो तुम भविष्य के अपने स्वयं से खुद से चोरी कर रहे होते हो। एक नियंत्रित जीवन शैली तुम्हें वो पावर देती है जिससे तुम मंदी के समय भी शांत रह सकते हो। नंबर 5 है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। अपनी जीवन शैली को स्थिर कर दे। अगले 2 साल तक भले ही आपकी इनकम बढ़ जाए, लेकिन अपने खर्चों को उसी स्तर पर रखे जहां वे आज है। जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसे असेट्स में डाले। याद रखे, अमीर लोग संपत्ति पहले खरीदते हैं और विलासिता अंत में। गरीब लोग विलासिता पहले खरीदते हैं और संपत्ति के लिए भी कभी पैसा नहीं बचता। नायक ने अपनी डायरी में एक संकल्प लिखा, मैं अपनी खुशियों को सामान में नहीं बल्कि फ्रीडम में ढूंढूंगा। उसे समझ में आ गया था कि नियंत्रित जीवन शैली कोई जेल नहीं है बल्कि असली आज़ादी का रास्ता है। आदत नंबर 6, मल्टीपल इनकम सोर्सेस। इनकम के कई स्रोत बनाना। कैफे में बुजुर्ग ने नायक की डायरी में एक अकेला बिंदु बनाया और पूछा, अगर ये बिंदु मिट जाए तो तुम क्या बचेगा? नायक ने कहा,
कुछ नहीं, सिर्फ खाली कागज। बुजुर्ग ने फिर उस कागज पर एक जाल मतलब नेट जैसा ढांचा बनाया और कहा, तुम्हारी नौकरी वो अकेला बिंदु है। जिस दिन आर्थिक मंदी आएगी या कंपनी की नीतियां बदलेगी, तुम्हारा पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अमीर लोग कभी भी एक इनकम पर दाव नहीं लगाते, वे अपनी इनकम एक इकोसिस्टम कर देते हैं। ब्रिटिश पोर्टफोलियो थ्योरी और ईस्ट इंडिया कंपनी का सबक आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का राज उनकी डाइवर्सिफिकेशन में था। वे केवल एक मसाले या एक देश के व्यापार पर डिपेंड नहीं थे। उन्होंने चाय भी बेची, रेशम बेचा, कपास और अफीम जैसे कई व्यापारिक मार्ग खोले। अगर एक जगह युद्ध होता तो दूसरी जगह से मुनाफा आता रहता। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जोखिम को फैलाना ही सुरक्षा का असली नाम है। अमेरिकन बिहेवियरल रिसर्च, द साइड हसल इकोनॉमी। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक शोध के मुताबिक आधुनिक मिलेनियर के पास औसतन 7 अलग अलग इनकम के स्रोत होते हैं। रिसर्च बताती है कि जब आपके पास एक से अधिक इनकम होती है तो आपका तनाव का हार्मोन कॉर्टिसोल स्तर कम हो जाता है। ये मानसिक शांति आपको अपने मुख्य काम में और भी बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देती है। नंबर 3 है इनकम के प्रकार, सक्रिय मतलब एक्टिव वर्सेस पैसिव। बुजुर्ग ने नायक को समझाया कि इनकम के स्रोत केवल मेहनत वाले नहीं होने चाहिए। प्राइमरी इनकम आपकी नौकरी या मुख्य पेशा, सेकेंडरी इनकम आपके शौक या स्किल से आने वाला पैसा, फ्रीलांसिंग आता है, कंसल्टिंग आता है। पैसिव मतलब वो पैसा जिसके लिए आपको रोज़ काम नहीं करना पड़ता, जैसे रेंटल इनकम, शेयर बाज़ार से डिविडेंड या किसी डिजिटल प्रोडक्ट्स की रॉयल्टी। नंबर 4 है 2026 का डिजिटल लीवरेज। नायक ने पूछा, सर एक आदमी इतने सारे काम एक साथ कैसे कर सकता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसके फ़ोन की तरफ इशारा किया, आज के दौर में तुम्हें ज़मीन या कारखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास लीवरेज है। तुम सोते समय एक वीडियो से पैसा कमा सकते हो, एक ई बुक रॉयल्टी से पैसा कमा सकते हो, एक ऑटोमेटेड बिजनेस चला सकते हो। तकनीक ने इनकम के स्रोत बनाना आसान कर दिया, बशर्ते तुम्हारे पास कोई स्किल हो। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अगले 6 महीने के लिए एक लक्ष्य बनाओ। अपने मुख्य इनकम के अलावा 5,000 या 10,000 की एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत खड़ा करना। ये छोटा लग सकता है, लेकिन ये आपकी फ्रीडम की पहली ईंट है। जब आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपके घर का बिजली का किराया बिजली राशन या खर्च उठाने लगे, तब आप समझ लेना कि आपने आर्थिक गुलामी की जंजीरें तोड़नी शुरू कर दी। तो नायक ने अपनी डायरी में बड़े अक्षरों में लिखा, ये एक इनकम सुरक्षा नहीं, जुए के समान है। मैं अपना सुरक्षा जाल खुद बुनूंगा। अब उसकी नज़रें केवल सैलरी पर नहीं बल्कि उन अवसरों पर थी जो उसके लिए नए रास्ते खोल सकता है। हैबिट नंबर 7, हेल्दी रिलेशनशिप और अलाइनमेंट। कैफे में बुजुर्ग ने एक बहुत गहरी बात आगे कह दी। दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, वो आपके संपर्कों में भी होता है, कॉन्टैक्ट्स में भी होता है। लेकिन याद रखना, गलत इंसान के साथ बिताया गया 1 घंटा आपके 1 साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। नायक ने सवाल किया, सर रिश्तों का पैसे से क्या लेना देना? क्या एक अमीर आदमी अकेला नहीं हो सकता? बुजुर्ग ने समझाया, अकेला होना अलग बात है और गलत लोगों के बीच होना अलग। तुम्हारी नेटवर्थ अक्सर उन 5 लोगों की औसत होती है जिनके साथ तुम अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। इसे प्रॉक्सिमिटी पावर कहते हैं। ब्रिटिश राजशाही और सोशल अलायंस का इतिहास आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ।
इतिहास में ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग ने हमेशा अपने रिश्तों को एक अलायंस या गठबंधन की तरह देखा। वे शादियों और दोस्ती केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि वैल्यू अलाइनमेंट मतलब मूल्यों का तालमेल के आधार पर करते थे। वे जानते थे कि अगर पार्टनर या करीबी दोस्त की सोच संकुचित है तो वो पूरे साम्राज्य को डुबो सकता है। उनके लिए रिश्ते एक सपोर्ट सिस्टम थे जो मुश्किल वक्त में उनके आर्थिक हितों की रक्षा करते थे। अमेरिकी समाजशास्त्री निकोलस क्रिस्टोकिस के शोध के अनुसार व्यवहार संक्रामक होते हैं। अगर आपके करीबी दोस्त फिजूल खर्च है तो इस बात की 57% संभावना है कि आप भी कर्ज में डूब जाएंगे। इसके विपरीत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लंबी रिसर्च बताती है कि स्वस्थ और सहयोगी रिश्ते न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत रखते हैं बल्कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता डिसीजन मेकिंग को भी तेज करते हैं, जिससे आपकी इनकम में वृद्धि हो जाती है। नंबर 3 है पार्टनर के साथ फाइनेंशियल अलाइनमेंट। बुजुर्ग ने नायक की डायरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लिखा, आर्थिक तालमेल। अगर तुम 1 लाख रुपए कमाकर 50,000 बचाना चाहते हो लेकिन तुम्हारा लाइफ पार्टनर हर हफ्ते 60,000 रुपये खर्च करने में विश्वास रखता है तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। दोस्तों, ये हर किसी की कहानी है। हर कोई कपल्स के बीच में अगर हस्बैंड कमाता है वाइफ खर्चा करती है या वाइफ कमाती है हस्बैंड खर्चा करता है तो तालमेल कभी बैठेगा नहीं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। रिश्ता भी आपका कोई नुकसान ना हो, किसी का मन में मनमुटाव भी ना हो, आपके पैसे भी बच जाए, दिमाग लगा के काम करना पड़ता है ऐसे समय में। रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं होता बल्कि पैसे के प्रति अलग अलग नज़रिया होता है। सफल होने के लिए आपके पार्टनर का आपके लिए या आपके पार्टनर का आपके विजन के साथ अलाइन होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। नंबर 4 है टॉक्सिक रिश्तों की आर्थिक लागत, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ टॉक्सिसिटी। नायक ने महसूस किया कि उसके कुछ दोस्त केवल उसके ऊर्जा सोखते हैं और हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। बुजुर्ग ने कहा, जो लोग तुम्हारी ग्रोथ से जलते हैं या तुम्हें जोखिम लेने से रोकते हैं वो तुम्हारी तरक्की के टैक्स की तरह है। उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाना कोई क्रूरता नहीं है बल्कि आत्मरक्षा है। एक स्वस्थ रिश्ता वो है जहाँ ट्रस्ट हो, भरोसा हो, म्यूचुअल ग्रोथ हो, आपसी बढ़त हो, यहाँ पे रहता है। इम्प्लीमेंटेशन, अपने सामाजिक दायरे का एक ऑडिट करें। खुद से पूछे, क्या मेरे करीबी लोग मुझे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं या वे मुझे वापस रैट रेस में खींचते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताना शुरू करें जो आपसे ज़्यादा समझदार, आर्थिक रूप से आपके आगे हो। जब ऐसे कमरे में बैठते हैं जहां आप सबसे गरीब व्यक्ति होते हैं तभी आपके अंदर बढ़ने की असली आग पैदा होती है। तो नायक ने अपनी डायरी में लिखा, मैं केवल उन लोगों को अपने करीब रखूंगा जो मेरे विजन का सम्मान करते हैं। मेरी संगति ही मेरी प्रगति की सीमा तय करेगी। उसे अब समझ में आ गया क्योंकि बुजुर्ग ने रिश्तों को एक आदत के रूप में पेश किया था। हैबिट नंबर 8, नेटवर्किंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स। कैफे में बुजुर्ग ने अपनी पुरानी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस घड़ी को बनाने वाले ने क्या हर पुर्जा खुद ईजाद किया होगा? ऐसा नहीं है। उसने सदियों के ज्ञान और दूसरों के अनुभवों को जोड़कर इसे बनाया। अमीर लोग पहियों का आविष्कार दोबारा नहीं करते, वे उन लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने पहले ही पहिया बना लिया। नायक ने पूछा, सर क्या नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ अमीर लोगों से हाथ मिलाना है? बुजुर्ग हंसे और बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब इंसर्टिंग योर सेल्फ इन टू द राइट इकोसिस्टम, यानी खुद को सही माहौल में ढालना। ये चापलूसी नहीं है बल्कि वैल्यू एक्सचेंज है। ब्रिटिश क्लब कल्चर और इंफॉर्मेशन ब्रोकरेज। इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूती एक स्तंभ उनके जेंटलमैन क्लब्स में थे।
लंदन के इन क्लबों में चाय और सिगार के साथ जो बातें होती थी वे अक्सर अखबारों से पहले भविष्य की अर्थव्यवस्था तय करती थी। वे जानते थे कि एक सही व्यक्ति से परिचय आपको 10 साल की मेहनत से बचा सकता है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि किताबों से ज़्यादा ज्ञान इंसानों के पास होता है, बशर्ते आप सही सवाल पूछना जानते हो। अमेरिकन रिसर्च द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री मार्क ग्रेनवेटर की प्रसिद्ध रिसर्च बताती है कि आपको सबसे बड़े अवसर आपके करीबी दोस्तों से नहीं है, बल्कि आपके दूर जान पहचान वाले से मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके करीबी दोस्त वही जानते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन आपका नेटवर्क जितना बड़ा और विविध डाइवर्सिफाई होगा, आपके पास उतने ही नए विचार और इन्फॉर्मेशन पहुंचने की संभावना बढ़ेगी। मेंटरशिप मतलब सफलता का टाइम मशीन। बुजुर्ग ने नायक की डायरी में लिखा, एक मेंटर वो होता है जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों होने से पहले ही दिखा देता है। तुम खुद गलती करके सीखोगे तो तुम्हारी उम्र कम बढ़ जाएगी, दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो तुम समय से आगे निकल जाओगे। नेटवर्किंग का असली मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो उस रास्ते पर चल चुके हैं जिस पर तुम आज खड़े हो। दोस्तों, 2026 की डिजिटल नेटवर्किंग नायक ने पूछा, सर अगर मैं किसी शहर में बैठकर मैं दुनिया के सबसे बड़े या दुनिया के बड़े लोगों से कैसे जुड़ सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, आज की दुनिया में भौगोलिक सीमाएं खत्म हो चुकी है। ट्विटर है, लिंक्डइन है, पॉडकास्ट के जरिए तुम दुनिया के बेहतरीन दिमाग को तक पहुँच सकते हो। नेटवर्किंग का मतलब अब सिर्फ पार्टी में जाना नहीं है, इसका मतलब है सही लोगों के काम को फॉलो करना, उन्हें वैल्यू देना और उनसे सीखना की करेंसी ऑफ लर्निंग में बात करना। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। हर हफ्ते कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से मिले या बात करें जो आपके फील्ड में आपके क्षेत्र में आपसे बेहतर हो। उन्हें कॉफ़ी पर बुलाए या उन्हें एक विचारशील मैसेज भेजे। याद रखें, नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि आप उनके इकोसिस्टम में क्या वैल्यू जोड़ सकते हैं। जब आप देने की मानसिकता से जुड़ते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो नायक ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब बंद कमरों में मेहनत नहीं करूँगा, मैं बाहर निकलूँगा और उन लोगों से सीखूंगा जो मुझसे आगे है। उसे समझ में आ गया था कि एक सही हाथ मिलाना कभी कभी एक पूरी डिग्री से ज़्यादा कीमती होता है। हैबिट नंबर 9, इमोशनल कंट्रोल इन डिसीजंस। दोस्तों, कैफे में बुजुर्ग ने नायक की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, पैसे का खेल से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक खेल है। अगर तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम उस पैसे को भी कंट्रोल नहीं कर सकते या कर नहीं पाओगे जो तुम्हारे पास आएगा। नायक ने पूछा, सर मैंने देखा है कि जब मार्केट गिरता है तो मैं घबरा जाता हूँ, जब कोई स्कीम बहुत मुनाफा दिखाती है तो मैं लालच में आ जाता हूँ, क्या ये सामान्य नहीं है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ये मानवीय है, लेकिन ये वित्तीय फाइनेंशियल ट्रैप है, फाइनेंशियल सुसाइड जैसे है। अमीर लोग अपनी भावनाओं को घर पर छोड़कर आते हैं, ऑफिस में आते हैं। ब्रिटिश स्टीप अपर लिप और धैर्य। इतिहास में ब्रिटिश रणनीतिकारों की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनकी इमोशनल रेजिलेंस मतलब भावनात्मक लचीलापन थी। चाहे 1929 की महामंदी हो या युद्ध के हालात, उन्होंने कभी पैनिक में आकर अपने एसेट्स नहीं बेचे। उन्होंने कीप काम और कैरी ऑन के सिद्धांत को अपने निवेशों पर लागू किया। वे जानते थे कि जो व्यक्ति अशांत होकर निर्णय लेता है वो हमेशा उस व्यक्ति को पैसा देता है जो शांत रहकर इंतज़ार करता है। तो दोस्तों, ये लॉजिक जो है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, इसका भावार्थ आपको पकड़ना है, इसका भावार्थ बिना शोर किए समझना है। हैबिट नंबर 10, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम का प्रबंधन। कैफे में बुजुर्ग ने नायक की डायरी में एक गहरा निशान बनाया और पूछा, अगर तुम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जहाँ जितना तुम्हें
1 करोड़ रुपए दिया सकता है, मिल जाएगा, लेकिन हारने पर तुम्हारी जान जा सकती है। तो तुम क्या उस रेस में दौड़ोगे? नायक ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं होगी। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। यही वो गलती है जो लोग स्टॉक मार्केट, बिजनेस और रियल एस्टेट में करते हैं। वे केवल अपसाइड को देखते हैं और डाउन साइड को नज़रअंदाज कर देते हैं। निवेश का पहला नियम है पहला पैसा कमाने का नियम है, निवेश का पहला नियम है पैसे को खोना नहीं है। ब्रिटिश समुद्री बीमा और जोखिम का इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य की वैश्विक व्यापारिक सफलता का एक बड़ा राज लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी बीमा संस्थान था। 17वीं सदी में जब जहाज समुद्र में निकलते थे, वो जानते थे कि तूफान या समुद्री लुटेरे उनका माल डुबो सकते, लेकिन उन्होंने रिस्क पूलिंग और इंश्योरेंस का सिस्टम बनाया। उन्होंने सिखाया कि बड़ा मुनाफा वही कमाया जा सकता है जिसने अपनी हार को पहले ही लिमिट कर लिया हो। अमेरिकन वेल्थ रिसर्च द मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कहा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत है। रिसर्च बताती है कि सफल निवेशक कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह नहीं लगाते, वे हमेशा बफर रखते हैं। आधुनिक बिहेवियरल रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई करते हैं वो लंबे अवधि में उन लोगों से कई ज़्यादा पैसे कमाते हैं जो किसी एक हॉट टिप के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं। तो रिस्क का मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। जोखिम प्रबंधन के 3 रक्षक होते हैं। बुजुर्ग ने नायक को 3 व्यावहारिक नियम बताए: असेट एलोकेशन, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। अपना सारा अंडा एक टोकरी में मत रखो। अगर शेयर बाजार गिरे तो सोना या रियल एस्टेट तुम्हें संभाल ले। अगर एक बिजनेस डूबे तो तुम्हारा दूसरा सोर्स उसको हेल्प करे। ये संतुलन आपको बनाना है। इमरजेंसी फंड मतलब 6 महीने का फंड आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये फंड तुम्हें तब बचाएगा जब दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी। और इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस खर्च नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है, प्रोटेक्शन है। एक मेडिकल बिल तुम्हारे सालों की बचत को एक हफ्ते में ख़त्म कर सकता है। जोखिम को कंपनी पर ट्रांसफ़र करना सीखो। तो कैलकुलेटेड रिस्क बनाम जुआ। नायक ने पूछा, सर क्या रिस्क लेना गलत है? बुजुर्ग ने स्पष्ट किया, रिस्क लेना ज़रूरी है लेकिन अंधा रिस्क नहीं, मतलब ब्लाइंड रिस्क लेना गलत है। एक कैलकुलेटेड रिस्क वो है जहां आपको पता है कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो भी आप सड़क पर नहीं आएंगे। अमीर लोग रिस्क लेते हैं लेकिन वे हमेशा एग्जिट प्लान तैयार रखते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। अपने पोर्टफोलियो को ऑडिट करें। क्या आप किसी एक स्टॉक, एक सेक्टर या एक इनकम स्रोत पर अधिक निर्भर है? अपने नेटवर्थ को अलग अलग श्रेणियों में बांटो। याद रखो, वॉरेन बफे का प्रसिद्ध नियम है, नियम नंबर 1 कभी पैसा मत खो, और नंबर 2 कभी नियम नंबर को मत भूलो। तो दोस्तों ये बातें जो होती है, मैं रिपीट करता हूँ इस बातों को। वॉरेन बफे का प्रसिद्ध नियम है, नियम नंबर 1 कभी भी पैसा मत खो। नियम नंबर 2 कभी नियम नंबर 1 को मत भूलो। नायक ने अपनी डायरी में लिखा, मैं केवल वो जुआ खेलूंगा जहां हारने पर भी मैं खेल से बाहर न हूँ। उसे अब समझ में आ गया था कि डिफेंस ही सबसे अच्छी ऑफेंस रणनीति है। और वीडियो की लास्ट की हैबिट नंबर 11, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग अहेड। दोस्तों कैफ़े में शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। बुजुर्ग ने अपनी डायरी बंद की और नायक से एक आखिरी चुभता हुआ सवाल किया, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाए तो क्या तुम्हारे परिवार को पता होगा कि तुमने कहाँ और कितना निवेश किया है? क्या उन पैसों को बिना किसी कानूनी लड़ाई के हासिल कर पाएंगे? नायक अवाक रह गया। उसने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि आज अगर उसको कुछ हो जाए, उसने जो भी आसेट, जहाँ भी पैसा रखा है, सेविंग की है, आसेट में है, तो उसके परिवार को कैसे मिल पाएंगे वो पैसे। उसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि सर सब कुछ मेरे दिमाग में है, कुछ
ईमेल्स भी है, ऐसा वो बोल रहा है। बुजुर्ग ने गंभीरता से पूछा, दिमाग में होना योजना नहीं है, वो लापरवाही है। अधूरे दस्तावेज और अस्पष्ट योजनाएं अक्सर अमीर परिवारों को एक ही पीढ़ी में सड़क पर ले आ जाती है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के तुम्हारी मेहनत मिट्टी के बराबर है। ब्रिटिश कॉमन लॉ और असेट प्लानिंग का इतिहास यहाँ पे उसने शेयर किया। इतिहास में ब्रिटिश अरिस्टोक्रेसी की संपत्ति सदियों तक एक ही परिवार में रहने का राज उनका ट्रस्ट और असेट प्लानिंग का कानून था। उन्होंने विल और डीड्स के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि संपत्ति का एक एक हिस्सा कानूनी रूप से स्पष्ट हो। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जो कागज़ों पर नहीं वो तुम्हारा नहीं है। अमेरिकन डेटा द इनहेरिटेंस लॉस, अमेरिकी वित्तीय शोध के अनुसार 70% अमीर परिवार अपनी संपत्ति दूसरी पीढ़ी तक आते आते खो देते हैं और 90% मतलब तीसरी पीढ़ी तक इसका फाइनल हो जाता है। इसका मुख्य कारण है फाइनेंशियल शिक्षा, वित्तीय शिक्षा की कमी के साथ साथ दस्तावेज की कमी का होना और टैक्स प्लानिंग न होना। रिसर्च बताती है कि जिन परिवारों के पास स्पष्ट असेट प्लान होता है वो कानूनी विवाद और भारी टैक्स से अपनी 40% संपत्ति बचा लेते हैं। स्पष्टता के 4 अनिवार्य दस्तावेज है। बुजुर्ग ने नायक को 4 ऐसी चीजें दी, सूची दी जो वेल्थ आर्किटेक्ट के पास होनी चाहिए, मतलब आपके पास होनी चाहिए। उसमें है द मास्टर फाइल, एक ऐसी फाइल चाहे डिजिटल हो या फिजिकल हो जिसमें तुम्हारे सभी बैंकों के खाते, बीमा पॉलिसियाँ, निवेश और संपत्तियों का विवरण हो। इसमें नॉमिनेशन होना अनिवार्य है। लीगल विल मतलब उसको कहते हैं वसीयत। वसीयत केवल बूढ़ों के लिए नहीं होती, ये आपके बाद आपके अपनों के बीच विवाद को रोकने का सबसे बड़ा साधन है। ये स्पष्ट करता है कि आपकी मेहनत की कमाई पर किसका अधिकार है। टैक्स प्लानिंग, भविष्य की योजना में ये समझना जरूरी है कि आपकी संपत्ति पर कितना टैक्स लगेगा। सही समय पर किया गया नियोजन आपकी संपत्ति को सरकारी कटौती से बचाता है। उत्तराधिकारी, सक्सेशन प्लानिंग, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बाद उसे कौन चलाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ स्किल होनी चाहिए, सब कुछ बातें होना चाहिए। डिजिटल सिक्योरिटी और एक्सेस, नायक ने पूछा, सर आज के दौर में सब कुछ ऑनलाइन है, इसे कैसे सिक्योर किया जाए। बुजुर्ग ने सलाह दी, एक सिक्योर डिजिटल वॉल्ट बनाओ, अपने पासवर्ड्स और ज़रूरी दस्तावेज को इनक्रिप्ट करो और सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन साथी या उत्तराधिकारी को ये सब कुछ सिखाओ या सब कुछ बताओ ताकि उसको परेशानी न आए। रहस्य मतलब सीक्रेट्स गरीबी को जन्म देते हैं, स्पष्टता संपन्नता को। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए? अगले रविवार को अपना फाइनेंशियल ऑडिट करो, सुनिश्चित करो कि आपके हर निवेश में नॉमिनी का नाम सही है। एक इमरजेंसी फोल्डर बनाए और अपने परिवार को उसके बारे में बताए। याद रखें, आप केवल अपने लिए नहीं कमा रहे, आप एक लीगेसी बना रहे हो और लीगेसी कभी भी मेसी नहीं होती, अव्यवस्थित नहीं होती। तो दोस्तों, नायक ने अपनी डायरी में आखिरी पन्ना भरा, मेरी असेट की सुरक्षा मेरे दस्तावेजों की मजबूती में है। उसे अब समझ में आ गया था कि आमिर होना एक बात है और आमिर बने रहना और उसे सिक्योर रखना बिल्कुल दूसरी बात है। तो दोस्तों, उस रात और इस रात के बीच केवल घंटों का फासला नहीं था, बल्कि 2 अलग अलग मानसिकताओं का अंतर था। नायक को अब पता था कि 7342 उसकी किस्मत नहीं है, बल्कि उसके पुराने डिसीजन आर्किटेक्चर का नतीजा था। लेकिन अब उसके पास एक नया ब्लूप्रिंट आ चुका है, जो कि इस बुजुर्ग ने उसके साथ शेयर किया। 11 आदतें, 11 हैबिट्स। बुजुर्ग ने कैफे से निकलते समय उसका कंधा थपथपाया और कहा, याद रखना, जानकारी सिर्फ क्षमता है, लेकिन उस जानकारी पर अमल करना ही असली ताकत है। दुनिया सुनने वालों से नहीं, करने वालों से बदलती है।
आज मैंने यहाँ पर जो 11 हैबिट्स बताई, ये केवल शब्द नहीं है, ये ब्रिटिश इतिहास के अनुशासन और अमेरिकन रिसर्च तर्क का निचोड़ है। इसको आपको समझ में आना चाहिए, समझना है, इन बातों को पकड़ना है, इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, प्राथमिकता कैसे होती है, आपकी फाइनेंशियल पावर कैसे होती है, लर्न टू अर्न, ट्रस्ट सिस्टम, बहुत कुछ बातें आपको इसमें समझ में आना है। आपने सुन लिया अभी तक भी इस वीडियो में हो, इसका मतलब डेफिनेटली एक ना एक दिन आप वेल्दी अमीर ज़रूर बनोगे, क्योंकि आपको पास फाइनेंशियल लिटरेसी है, आपके पास सब कुछ वो नॉलेज है, तभी तो आप 1 घंटा होने के बावजूद भी इस वीडियो पे बने हो। दोस्तों, दौलत की यात्रा रातों रात शुरू नहीं होती, वो आज से शुरू हो जाती है। वो पहली बचत से शुरू हो जाती है, पहली किताब पढ़ने से शुरू हो जाती है, वो पहला निवेश से शुरू हो जाती है। यही आपके कल के साम्राज्य की नींव है, बेस है। आमिर बनना कोई जादुई इत्तेफाक तो नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक साइंस है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक इंजीनियरिंग है। और आज आपने उस विज्ञान का एक मास्टर क्लास पूरा किया। सवाल ये नहीं है कि आप आमिर बन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उन आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ से आगे आमिरी मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ यहाँ तक आए तो इसका मतलब ये है कि आप उन 1% लोगों में से है जो सोच में बदलाव चाहते हैं। इस ज्ञान को केवल अपने पास ना रखें, इसे लागू करें, इसे सिखाएं और इसे अपनी पहचान बनाएं। याद रखें, फाइनेंशियल ग्रोथ लक से नहीं है, कंसिस्टेंट हैबिट्स और इन्फॉर्म्ड डिसीजन से आती है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो, वीडियो कैसा लगा, ये मेरा छोटा सा ये एफर्ट्स आपको कैसा लगा, और मुझे आप ज़रूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। थैंक यू।